उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय प्राप्त कब किया? देखिए, वही जो यूरोप और भारत के बीच व्यापार करने का जो मार्ग था वो एशिया माइनर था, एशिया माइनर था। तो उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब्जा किया वर्ष 1453, वर्ष 1453। तो उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? 1453। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? अधिकार किया था उस्मानिया तुर्कों ने, उस्मानिया तुर्कों ने। कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? दिशा सूचक यंत्र था। ये कुतुबनुमा जो है ना, दिशा सूचक यंत्र था जो यह बतलाता था कि उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं या किधर जा रहे हैं। दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था कुतुबनुमा, समझ गए। 15वीं 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? यूरोप महादेश में। कौन महादेश में? यूरोप महादेश में। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किस देशों ने उठाया था? पुर्तगाल और स्पेन ने। किसने? पुर्तगाल और स्पेन ने। कोलंबस मूलतः किस देश का था? इटली का था, इटली का था। अगर यह पूछेगा, और हां देखिए, ये हम बता रहे हैं, 9वां 10वां का भारतीय भवन या एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कोलंबस मूलतः इटली देश का रहने वाला था, उसका जन्म इटली में हुआ था। वह स्पेनिश यात्री के तौर पर, वह स्पेनिश यात्री के तौर पर जो है भारत को खोजने निकला था। तो यहां पर किस देश के नाविक के तौर पर वो निकला था ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि मूलतः किस देश का था। मूलतः तो वह उसी देश का माना जाएगा जहां पर उसका जन्म हुआ है। तो उसका जन्म हुआ था इटली में, तो स्वाभाविक सी बात है वह मूलतः माना जाएगा इटली का। तो यहां पर किताब सब में भी बड़ी कंफ्यूजन रहता है। एनसीईआरटी और भारतीय भवन जैसी पुस्तक 9 10th का लिखता है इटली, उसी आधार पर हम आपको इटली बतला रहे हैं, समझ गए। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज? अमेरिका ना। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? 1498। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? आए? कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उत्मांसा अंतरीप, कैप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की थी? बार्थोलोमियो डियाज। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। खोजे गए देश और समुद्री मार्ग। ब्राजील की खोज किया था अल्ब्रेज कैब्राल ने। अमेरिका की खोज किया कोलंबस ने। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने। 2143, 2143 यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद रख लीजिएगा गुरुजी लोग। न्यूजीलैंड की खोज किसने किया? तस्मान। न्यूजीलैंड की खोज किसने किया? ब्राजील की खोज, ब्राजील की खोज। ऑस्ट्रेलिया की खोज, ऑस्ट्रेलिया की खोज। अमेरिका की खोज कोलंबस। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्मांसा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की? अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद, गुजरात का था ये। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जेमोडिन ने, जेमोडिन ने। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहां के व्यापारियों ने विरोध किया? अरब के व्यापारियों ने। भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहां कितना गुना मुनाफा पर बेचा? 60 गुना। यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में एस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है? भारत में फारसी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, डेनिश द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, पुर्तगाली द्वारा। क्या होगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एस्तादो द इंडिया कंपनी न कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है।
पोप एलेक्जेंडर छठा द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था 1453 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 ईस्वी में भारत आया था। हाँ, दूसरी बार तो 1502 में ही भारत आया था, सही है। दूसरी बार 1502 में आया है, सही है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई थी। देखिए, समझिएगा आप, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में कालीकट में अल्ब्रेज कैब्राल ने स्थापित किया, लेकिन जेमोरिन ने उसे मान्यता नहीं दिया। प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ है 1500 ईस्वी में कालीकट में, लेकिन वह मान्यता प्राप्त फैक्ट्री नहीं था। मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है 1503 केरल का कोचीन, लेकिन स्थापित तो हुआ न था जी, स्थापित तो हुआ ही था, भले मान्यता दी गई हो या नहीं दी गई हो। समझ गए, ये भी सही है। जहाज व्यापारी अल्ब्रेज कैब्राल 1503 ईस्वी में भारत आया? नहीं, अल्ब्रेज कैब्राल 1503 में नहीं बल्कि 1500 ईस्वी में भारत आया था। 1500 ईस्वी में भारत आया था। यही सबसे ज्यादा गलत है। ऐसे गलत तो थोड़ा भी है, लेकिन गलत पूछ रहा है तो गलत में सबसे ज्यादा गलत को चूज करना है, तो सबसे ज्यादा गलत सी है। 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में अपना पहला यूरोपीय किला बनवाया, सही है। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। मूल उद्देश्य यही था। मूल उद्देश्य पूछ रहा है तो आंसर यही होगा। कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1508 ईस्वी में चोल के युद्ध में अल्मीरा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। हाँ। 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने महमूद बेगड़ा, मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया। समुद्री बेड़े को पराजित किया, हाँ सही है। चोल के युद्ध में अल्मीरा पराजित हुआ और दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा, मिस्र के शासक, तुर्की के शासक के समुद्री बेड़े को पराजित किया। यहां पर में के जगह को कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों सही है, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया, ये तो सही है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना, यह भी सही है। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी, दिया था ना जी, तो ये गलत हुआ ना जी, आंसर यही ना होगा। हाँ, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। हाँ किया था, इसी कारण तो अल्बुकर्क को भारत में राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दी? पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत कृष्णदेव राय ने दिया था। कृष्णदेव राय ने दिया था, कृष्णदेव राय। मिलान करे क्षेत्र और आधिपत्य, यानी पुर्तगालियों ने मलक्का द्वीप पर कब्जा कब किया, गोवा पर कब्जा कब किया, द्वीप पर कब्जा कब किया और हारमूज पर कब्जा कब किया, यह चीज है। पुर्तगालियों ने इन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो पुर्तगालियों ने मलक्का द्वीप पर कब्जा किया था 1511 ईस्वी में, गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में, द्वीप पर कब्जा किया 1535 ईस्वी में और हारमूज पर कब्जा किया 1515 ईस्वी में। तो आंसर 3, 2, 1, 4, आंसर बी। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती किस वायसराय ने बसाई थी? नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या
कर किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य कर लिया था 1535 में? पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी? सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा, कर वसूलने की व्यवस्था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी। हां, भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को प्राप्त है, यानी भारत का जापान के साथ जो व्यापार होना प्रारंभ हुआ वह श्रेय पुर्तगाली को जाता है। सही है यह भी बात। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई? पान। भारत में निम्नलिखित में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गौथिक कला, उपर्युक्त सभी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति, उपर्युक्त सभी। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर था एंटोनियो सिल्वा। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की थी? हुगली की किलेबंदी की थी, हुगली। चलिए आगे है, अब आगे सुनिएगा ध्यान से। देखिए, पुर्तगाली के बाद डचों का भारत आगमन हुआ था। डच लोग भारत आए। डच की अगर हम बात करें तो डच किसे कहा जाता है? नीदरलैंड या हॉलैंड। नीदरलैंड, जैसे भारत अपना देश है ना जी, भारत को भारत कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, समझ गए, आर्यावर्त कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है, इन सभी नामों से भारत को जाना जाता है। उसी प्रकार से नीदरलैंड कहिए, हॉलैंड कहिए, बात बराबर है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता था। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता था। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। जब पुर्तगाली लोग भारत आया, भारत में व्यापार किया और उसे काफी ज्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ, तो यूरोप महादेश के अन्य देशों का नजर इस पर पड़ा और यूरोप महादेश के अन्य देश जैसे नीदरलैंड या हॉलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गए, डेनमार्क हो गए, फ्रांस हो गए, इन सभी देशों का नजर पड़ा। तत्पश्चात इन सभी देशों ने यह तय किया कि उसे भी अपने देश में कंपनी की स्थापना करना है, व्यापारिक कंपनी की स्थापना करना है और वह व्यापारी कंपनी व्यापार करने के लिए भारत तथा पूर्वी एशियाई देश जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन सिर्फ भारत में ही हुआ, नहीं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन मूल तौर पर तो भारत में हुआ ही, भारत के साथ साथ यूरोपीय है। उधर काहे बैठे हुए हैं आप? एकदम साइड में बेचारी बैठी हुई है, अकेले बैठी हुई है। एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, समझ गए? कुछ है जी? कुछ है? कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप मन से पढ़ते हैं ना? जितना पढ़ाते घर पे रिवीजन करते हैं? पक्का? हाँ, चलिए ठीक है। अब आगे सुनिएगा, क्या बोल रहे थे? हाँ, हाँ, देखिए, जो यूरोपीय कंपनियां थी उसका तो भारत आगमन हुआ ही। भारत के साथ साथ यूरोपीय कंपनियों का इंडोनेशिया आगमन हुआ, चीन आगमन हुआ और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। उसी क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में हुई है। वर्ष 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंगदे ऑस्टे इंडसे कंपनी के नाम से हुआ है 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इससे पहले एक डच यात्री का भारत आगमन हो चुका था, जो कि प्रथम डच यात्री माना जाता है। उसका नाम था कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री हुए जिनका भारत आगमन हुआ, और कॉर्नेलियन हाउटमैन का भारत आगमन वर्ष 1596 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1596 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1596 ईस्वी में हुआ। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कारखाना खोला और डचों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला और भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। और डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। नागपट्टनम को डचों ने अपना मुख्यालय नगर बना करके व्यापार सब करना शुरू किया। और डचों की अगर आप बात करेंगे तो डचों ने ऐसे तो भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट दोनों तट पर अपना कारखाना खोला, लेकिन डचों का फोकस ज्यादा रहा था भारत के पूर्वी तट पर। भारत के पूर्वी तट पर डचों का ज्यादा फोकस रहा था और डचों के लिए ज्यादा महत्व का इंडोनेशिया था। डचों के लिए ज्यादा महत्व का देश इंडोनेशिया था। डच भी जो भारत आया था मसालों का व्यापार करने के लिए ही आया था, लेकिन डचों ने देखा भारत में तो मसालों का व्यापार पुर्तगाली कर रहा है, तो इसलिए डच जो है ना, जैसे केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया भी मसालों के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। तो डचों ने इंडोनेशिया को अपने व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया। इंडोनेशिया को अपने व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया और इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार डचों ने किया। और डचों को यह श्रेय जाता है, भारतीय वस्त्र, भारत के वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। भारत के वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डच को जाता है। किसे जाता है? डच को जाता है। और डच लोग भी या डच कंपनी भी भारत में सफल नहीं हो पाई। डच कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो डच कंपनी भारत में सफल नहीं हो पाई है। डच कंपनी भारत में सफल नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है डच कंपनी भारत में सफल नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है। डचों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ है। डचों का पतन बंगाल में हुए बेदरा के युद्ध से हुआ है। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में 1759 1759 ईस्वी में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है। और जो बेदरा का युद्ध है वह युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। यहां पर एक सलाह देना चाहेंगे। यहां पर यह सलाह हम आपको देना चाहते हैं कि देखिए, इतिहास में युद्ध और साहित्य ये दो चीज पर जरूर फोकस करना है। युद्ध और साहित्य ये दो चीज पर जरूर फोकस करना है। युद्ध और साहित्य ये दो चीज पर जरूर फोकस करना है। और आप चौथे बैच वाले हैं, इससे पहले 3 बैच पढ़ाए हैं, तीनों बैच में सिलेबस कंप्लीट है, करेंट पढ़ा रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। उस बैच में हिस्ट्री रिवीजन करवा रहे हैं और उस रिवीजन क्लास में कल विश्व युद्ध और साहित्य इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि आपके बैच में वो फ्री नहीं कर पाए थे। हम आपके बैच में लाइव था वो, लेकिन फ्री नहीं था। तो जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं इस बैच को वो तो कर पा रहे होंगे, लेकिन जो ऑफलाइन लिए हैं वो नहीं कर पा रहे होंगे। खड़ा हो। बिहार दरोगा 4th बैच, 1 to 3rd बैच में क्या है जानते हो? 1 to 3rd बैच में
हर बच्चा को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस दिए हुए हैं, लेकिन आपके बैच में टाइम ही नहीं ना मिला। टाइम मिलता तभी न दे पाते। अब ऑनलाइन एक्सेस देने का प्रयास भी अगर हम करेंगे, उसमें खर्च भी होगा, तो खर्च बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन उसमें किसी को 1 सप्ताह बाद मिलेगा, किसी को 10 दिन बाद, अभी टाइम है नहीं। 4th बैच में करेंट और रिवीजन क्लास दोनों फ्री बोल दीजिएगा कर देगा, 4th बैच में, सिर्फ 4th बैच में। इस बात को याद रख लीजिएगा, बोल दीजिएगा जो रहता है 4th बैच में, ताकि ऑफलाइन वाला लड़का भी रिवीजन कर सके, ठीक है। और आज होगा तो विश्व साहित्य और युद्ध पढ़ाएंगे रिवीजन बैच में, हिस्ट्री रिवीजन करवा देंगे और हो सकता है आज करवाएंगे। विश्व साहित्य और विश्व इतिहास के साहित्य और विश्व युद्ध से प्रश्न आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्य है और 20 से 25 युद्ध है। अगर आना होगा तो वहीं से आएगा, फंस जाएगा, नहीं आना होगा तो कोई उपाय नहीं है, समझ गए। तो इतिहास पढ़ते वक्त बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से दो चीज पे ज्यादा फोकस करना है आपको। एक आपको विश्व साहित्य, एक आपको साहित्य और दूसरा युद्ध। इसलिए आप देखते होंगे युद्ध पे हम थोड़ा ज्यादा जोर देते होंगे, समझ गए। क्लियर हुआ जी कुछ? तो डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है और बेदरा का युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने का काम किया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन। डच कंपनी वेरिंगडे ऑस्ट इंड से कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में खोला, सही है। सूरत में 1608 में नहीं। डचों ने सूरत में अपना फैक्ट्री खोला 1608 नहीं बल्कि 1618। 1618। पिपली में 1627 में, सही है। चिनसूटा ने सूरा होगा, बंगाल में पड़ता है चिनसूरा में 1653 में, सही है। तो इसमें गलत है आपको बी नंबर। सूरत में 1608 नहीं बल्कि 1618। डचों ने बाटबिया नामक नगर की स्थापना कहां किया? डचों ने बाटबिया नामक नगर की स्थापना किया इंडोनेशिया में। हम बतलाए हैं ना, डचों के लिए ज्यादा महत्व का था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में डचों ने बाटबिया नामक नगर को बसाने का काम किया था। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को जाता है। किसे जाता है? डचों को। इसको आगे बतलाएंगे अब, ठीक है।